दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आपका स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हर्ष मंदेर और सोनू सूद पर जो सरकारी छापे पड़े हैं, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस सिलसिले में ये बात हम तथ्यात्मक तौर पर स्पष्ट कर दें कि हर्ष मंदेर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और सोनू सूद आम आदमी पार्टी के साथ हाल ही में जुड़े हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है और वे आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये दोनों जो लोग हैं, हर्ष मंदेर और सोनू सूद, ये खुद बूर्जुआ बिरादरी से संबंध रखते हैं। यहाँ ये जो इनका दमन है, ये कोई मज़दूर किसानों पर दमन नहीं है। मज़दूर किसानों पर तो दमन ये बूर्जुआ सरकारें लगातार करती हैं। अभी आपने देखा किस तरह से किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरह से जो सरकारी अफसर हैं वो निर्देश दे रहे हैं पुलिस को कि सबके सिर तोड़ दिए जाएं। किसानों के जो भी किसान यहाँ से गुजरे इस बैरिकेड से, उसका सिर तोड़ दिया जाए। तो ये तो वीडियो पर आ गया, वरना इस किस्म के जो निर्देश आदेश हैं वो लगातार जारी होते हैं, जिसमें मज़दूरों किसानों पर वहशी दमन के लिए सरकार, उसके अधिकारी, उसके मंत्री संतरी सब जो है उसके लिए तैयार रहते हैं और अपने सुरक्षा बलों को, पुलिस बलों को, अर्धसैनिक बलों को इसके लिए बाकायदा निर्देश देते हैं कि किस तरह से जो मेहनतकश जनता है उस पर जुल्म करना है, उनके सिर तोड़ देने हैं, उन्हें पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में यातनाएं देनी हैं, उनको हिंसा का शिकार बनाना है। तो जहाँ तक मज़दूरों और किसानों की बात है तो उनके साथ तो लगातार ये होता ही है। प्रश्न ये है कि यहाँ जो बूर्जुआजी है, बूर्जुआजी के ये हिस्से हैं। हर्ष मंदेर, हमने आपको बताया कि वो पूर्व आईएएस हैं, सिविल सेवा के अधिकारी हैं। और जो सोनू सूद हैं वो बॉलीवुड में एक्टर हैं। तो दोनों बूर्जुआ बिरादरी में अच्छी खासी अपनी जगह रखते हैं, अच्छा खासा अपना रुतबा रखते हैं। और ये दोनों ही जो हैं ये बूर्जुआ बिरादरी के जो एलीट स्तर हैं उनसे संबंध रखते हैं। इनके साथ इस किस्म का हम देख रहे हैं कि इनके साथ दमन हो रहा है, इन पर छापे डाले जा रहे हैं। आयकर विभाग और ईडी को हथियार बनाकर, प्रवर्तन निदेशालय को हथियार बनाकर मोदी सरकार जो है वो इनका उत्पीड़न कर रही है जानबूझकर। इसलिए उत्पीड़न कर रही है क्योंकि ये भाजपा के, मोदी सरकार के विपक्ष में खड़े हो रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये जो बूर्जुआ बिरादरी है ये मिलकर मज़दूरों किसानों का तो उत्पीड़न करती है, और उस उत्पीड़न पर ये तमाम लोग जो हैं ये खामोश भी रहते हैं, चुप रहते हैं। उसमें पूरी बूर्जुआ बिरादरी का, पूरे बूर्जुआ वर्ग का एक हित छुपा होता है उस उत्पीड़न में। जिस उत्पीड़न को ये बूर्जुआ लोग जो हैं ये मेहनतकश जनता के खिलाफ, मज़दूरों किसानों के खिलाफ करते हैं, तो उस उत्पीड़न में तो इनका हित छिपा होता है और ये एक वर्ग के तौर पर उसके साथ सहमत होते हैं, उस उत्पीड़न में हिस्सेदार होते हैं, उसे अपनी जो है मौन स्वीकृति देते हैं। और उसमें पक्ष और विपक्ष सब लोग शामिल होते हैं। तो उसके खिलाफ तो एक वर्ग आधारित राज्य ये होता ही है। लेकिन हम आमतौर से ये कह देते हैं और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है, ये बूर्जुआ लोकतंत्र जो है, ये बूर्जुआजी के लिए लोकतंत्र है। तो यहाँ ये बात हमें समझने की है कि ये बूर्जुआजी के लिए लोकतंत्र की जो अवधारणा है ये अपने बुनियादी ढांचे में तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पिछड़े देशों पर ख़ास तौर से लागू किया जाता है तो ये धारणा जो है ये भी फिट नहीं बैठती, ये भी सही नहीं बैठती। होता यह है कि बूर्जुआजी में भी जो शासक हिस्से होते हैं वो प्रतिपक्ष का उसी तरह से जो है दमन करते हैं जिस तरह से वे अपने वर्ग शत्रु का, यानी मजदूरों और किसानों का दमन करते हैं। सोवियत क्रांति में लेनिन के सहनेता लियोन ट्रॉट्स्की ने कहा था कि पिछड़े देशों में पूंजीपति वर्ग किसी भी तरह से लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। पिछड़े देशों को पूंजीपति वर्ग लोकतंत्र नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि जिस तरह का लोकतंत्र अमेरिका या यूरोप में पूंजीपति वर्ग ने दिया, जिस तरह के ट्रेडिशंस, जिस तरह की परंपराएं वहाँ स्थापित हुई, उस तरह की परंपराओं, वो तुलना भी करते रहते हैं उसकी, और वो कहते रहते हैं कि उस तरह का हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है।
और उस तरह की परंपराएं वो अपने कल्पना लोक में जो है विचरण करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इस तरह का लोकतंत्र, इस तरह का जनवाद जो है हमारे यहाँ भी स्थापित हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी तरह से गलत है। पिछड़े देशों के अंदर इस तरह का जनवाद, इस तरह का लोकतंत्र, इस तरह की जनवादी परंपराएं जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने शासन में नहीं दे सकता। पूंजीपति वर्ग का शासन यहाँ किसी भी तरह से लोकतांत्रिक शासन नहीं हो सकता। और ये लोकतंत्र की बात हम यहाँ मजदूरों किसानों के लिए नहीं कर रहे हैं। मजदूरों किसानों के लिए तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, उनके लिए तो लोकतंत्र यूरोप और अमेरिका में भी नहीं हो सकता। लेकिन पूंजीपति वर्ग पिछड़े देशों में अपने आप को भी लोकतंत्र नहीं दे सकता। हम ये बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाजपा के दौर में ये हो रहा है, कांग्रेस के दौर में भी ये होता रहा है। लगातार होता ही है कि जो पार्टी या जो क्लिक, जो गुट सत्ता में होता है वो न सिर्फ मजदूरों किसानों का दमन करता है बल्कि पूंजीपति वर्ग के भी जो बाकी हिस्से हैं उनका दमन कर देता है, उनका दमन शुरू कर देता है। प्रतिपक्ष के, विपक्ष के जो हिस्से हैं उन पर भी दमन करता है। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो इसी तरह से अपने प्रतिपक्षों का दमन करती है। और आज भाजपा सत्ता में है और भाजपा वैसे भी फासिस्ट पार्टी है, तो ये खुलकर पूरी बेशर्मी के साथ इस किस्म का उत्पीड़न, इस किस्म का दमन अपने प्रतिपक्षों का कर रही है। अभी आपने देखा किस तरह से जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर है, उसने इसी तरह का दमन जो है कंगना रनौत और उसके जो दूसरे पक्ष में खड़े हो रहे थे, उसके विपक्ष में जो लोग खड़े हो रहे थे, भाजपा के साथ खड़े हो रहे थे, तो उनका दमन जो है उसने शुरू किया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और उस पर जो है कांग्रेस और तमाम जो बूर्जुआ मीडिया के हिस्से हैं, जो कांग्रेस के पक्ष के हिस्से हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हिस्से हैं, वो उस पर ताली पीट रहे थे। तो यहाँ पिछड़े देशों के अंदर पूंजीपति वर्ग किसी भी तरह से चाहकर भी उस तरह का भी लोकतंत्र नहीं दे सकता जिस तरह का लोकतंत्र उसने यूरोप या अमेरिका में दिया। यहाँ कभी भी एक सहमति नहीं बन सकती बूर्जुआजी के हिस्सों के बीच में कि शासन और प्रशासन को लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाए, कानून का राज हो, एक ऐसे ढंग से चलाया जाए उसे जिसमें सत्ता और विपक्ष के तमाम हिस्सों को लोकतंत्र जैसा कुछ मिल सके, कानून दोनों के लिए बराबर हो, कानून सबके लिए बराबर हो। तो इस तरह का कोई भी लोकतंत्र, इस तरह की कोई भी संवैधानिक व्यवस्था यहाँ टिक नहीं सकती। यहाँ जो भी आप जिस तरह का भी संविधान उठा लें, और ये भारत में नहीं है, तमाम दुनिया के पिछड़े पूंजीवादी देशों में इसी तरह की व्यवस्था है। भारत को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, बर्मा को ले लें, तो उनमें क्या है कि संविधान कुछ और कहता है, कानून कुछ और कहता है, और जो वास्तविक संस्थाएं हैं उसे लागू करने वाली वो किसी और तरह से जो है काम करती हैं, उसके विपरीत काम करती हैं। भारत में भी संविधान जो है वो कहता है कि कानून की नज़र में जो है सब लोग बराबर होंगे। और आर्टिकल 14 धारा, उसकी संविधान की जो धारा अनुच्छेद उसका जो 14 है वो बहुत स्पष्ट कहता है कि सभी लोग जो है कानून की नज़र में बराबर हैं। आपको अधिकार देता है आर्टिकल 21 जो है अनुच्छेद 21, वो अधिकार देता है आपको जीवन का, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से, और इसी तरह से आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि लिबर्टी से, उसकी स्वतंत्रताओं से उसे महरूम नहीं किया जाएगा, उसे वंचित नहीं किया जाएगा, सिवा कानून के अंदर जो स्थापित विधि है उसके सिवा और किसी तरह से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन हम यह देखते हैं कि किस तरह से कानून की विधि को भी ताक पर रखकर लोगों को इन अधिकारों से लगातार वंचित किया जाता है, और कानून की विधि का भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये भयानक त्रासदी है जिस तरह से कानून का यह इस्तेमाल किया जाता है कि उससे जो प्रतिपक्ष के, विपक्ष के हिस्से हैं उन पर जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वे दमन करते हैं, उनके खिलाफ वे जो है अपना दमन चक्र चलाते हैं। और मज़दूरों किसानों का तो जो दमन होता है सो होता ही है। बूर्जुआजी के भी जो हिस्से हैं, बूर्जुआजी के जो कमज़ोर हिस्से हैं, निम्न बूर्जुआजी है, मसलन गाँवों में किसान हैं या शहरों में दुकानदार हैं और छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उन पर तो ये दमन चक्र लगातार चलता ही रहता है। लेकिन बूर्जुआजी के ये हिस्से भी, जैसा मैंने कहा कि हाश मंदेर जो हैं वो एक IAS हैं, रिटायर्ड IAS हैं, और सोनू सूद जो हैं वो बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो दोनों एलीट क्लासेस से, एलीट लेयर्स से जो संपन्न संस्तर हैं, उनसे
संबंध रखते हैं, उन्हें बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद उन पर जो है ये गैर कानूनी दमन चक्र जो है कानून की आड़ में चलाया जा रहा है। कानून की आड़ में इस तरह से चलाया जा रहा है कि देखिए, सोनू सूद पर यह आरोप लगाया गया है कि सोनू सूद ने लखनऊ के किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो है, किसी प्रॉपर्टी फर्म के साथ कोई डील की है, वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें आयकर का कोई मामला जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने आयकर की चोरी की है, कुछ ब्लैक में पैसा दिया है। तो उसे फोकस करके सोनू सूद पर हमला किया जा रहा है। और सोनू सूद के घर जो है 3 दिन से आयकर के अधिकारी उनके घर पर ही मौजूद हैं और वहाँ रोज़ सुबह पहुँच जाते हैं और वहाँ से रात को जाते हैं। और मकसद सिर्फ एक है कि उन्हें हरास किया जाए, उनका उत्पीड़न किया जाए कि वे आम आदमी पार्टी के एम्बेसडर ना बने, आम आदमी पार्टी से अपनी सपोर्ट को हटा लें। तो इस तरह का उत्पीड़न जो है, जो गैर कानूनी उत्पीड़न है, कानून की आड़ में उत्पीड़न है, ये इन पिछड़े देशों में ये बड़े आराम से, बड़ी सरलता से सत्ता जो है इस किस्म का उत्पीड़न जो है वो करती है। इसी तरह से हर्ष मंदेर जो एक रिटायर्ड IAS हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक आश्रम चलाते हैं, 2 आश्रम वो चलाते हैं बच्चों के लिए। उनका एक NGO है जो ये 2 आश्रम चलाता है, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। तो जो लड़कियों वाला आश्रम है उसके बारे में ये आरोप है कि उसके अंदर कोई फॉरेन डोनेशन उन्होंने ली है जिसमें कोई उल्लंघन हुआ है FCRA के नियमों का, और उसे लेकर FCRA के नियमों के उल्लंघन को लेकर उन पर ED की रेड की जा रही है। हालांकि दोनों ही मामलों में कुछ मिला नहीं है और कुछ मिलने की संभावना भी नहीं है, लेकिन दोनों का उत्पीड़न करने के लिए हर्ष मंडेर भी आप जानते हैं कि काफ़ी समय से वो कभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए थे, कभी हाई कोर्ट में लगाए थे और मोदी सरकार को वो फिक्स में डाल रहे थे, मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। और कांग्रेस के समर्थक हैं हर्ष मंदेर। तो हर्ष मंदेर को सबक सिखाने के लिए, हर्ष मंदेर के जरिए पूरी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए और तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए, कोई भी मोदी विरोध में खड़ा ना हो, मोदी और अमित शाह के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोध में ना खड़ा हो, तो इसके लिए उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। अभी उपचुनाव, माफ़ कीजिए, राज्यों में चुनाव आ रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंजाब का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और चुनाव के इस पूर्व संध्या पर जितनी भी तरह के राजनीतिक उठापटक हो सकती हैं, जितनी भी तरह के पॉलिटिकल जिगजैग हो सकते हैं, उन सब का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी जो है वो कर रही है और करेगी। इन्हीं उठापटक के अंदर ये 2 रेड की गई हैं, हर्ष मंदेर और सोनू सूद पर रेड की गई हैं। और आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से, हालांकि कांग्रेस के निज़ाम में ये सारा सिलसिला चला था, सोनू सूद पर 2012 में भी कोई इस तरह की रेड हुई थी, उनके घर पर आयकर की रेड हुई थी। और आयकर अधिकारियों से जो अभी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी के कहने से ये रेड नहीं कर रहे हैं, छापा नहीं डाल रहे हैं, ये तो एक रूटीन रेड है, रूटीन रेड चल रही है। लेकिन ये कैसी रूटीन रेड है कि जैसे ही सोनू सूद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने, जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया, उसके साथ ही सोनू सूद के ऊपर जो है ये छापा डल गया, उनके ऊपर ये रेड हो गई। तो ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पेक्टिकुलर है, मतलब इसके अंदर कोई छुपने वाली बात नहीं है। सरकार इसके अंदर कोई किसी तरह की छुपम छुपाई का खेल नहीं खेलना चाहती। वो खुल्लम खुल्ला जो है ये घोषित कर रही है कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ जाएगा, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसका जो है हम ये हाल कर देंगे। तो जो क्रांतिकारी पार्टियां हैं और उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो, उन पर तो जिस तरह का दमन चक्र सरकार चला ही रही है। कितने सारे लोगों को माओवादी कहकर जो है उन्हें जेल में डाला गया है। और इनमें एक लंबी फहरिस्त है, सुधा भारद्वाज और वरवर राव से लेकर के गौतम नवलखा और तमाम लोगों तक एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें इस तरीके से, जिनका उत्पीड़न किया गया। और स्पष्ट है कि ये उत्पीड़न जो है पूरी तरह से गैरकानूनी है। फादर स्टेन स्वामी की मौत के बाद, जेल में उनकी मौत के बाद जिस तरह का एक तूफ़ान उठा था सभ्य दुनिया में, उससे निपटने के लिए बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के एक जज ने भी, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने ये कहा था कि मैं सम्मान करता हूँ स्टेन स्वामी का। लेकिन इस सब के बावजूद, इस सारे सम्मान के बावजूद जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं या सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं, उन पर जो है इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उन पर इस तरह का उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उनके जरिए तमाम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अगर हम हर्ष मंडेर और सोनू सूद जैसे लोगों पर हाथ डाल सकते हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इन तमाम देशों में, ये जो पिछड़े पूंजीवादी देश हैं,
इनमें पूंजीवाद का ये जो गुंडा स्वरूप है, उसका ये जो फांसीवादी स्वरूप है, जिसमें किसी भी तरह के कानून की अवहेलना करना और कानून को एक तरफ रख के लोगों को उठा लेना, उनका अपहरण कर लेना, पुलिस हिरासत में रखना, मारना, पीटना, यहाँ तक कि हिरासत में जो है मौतें तक यहाँ बहुत आम हैं। और हज़ारों की तादाद में ये मौत, जो गैरकानूनी हिरासत में मौत हैं, पुलिस हिरासत में मौत हैं, ये हर साल होती हैं। इनका बाकायदा जो क्राइम रिसर्च ब्यूरो है उसके पास इसका बाकायदा आंकड़ा है, और वो आंकड़े वास्तविक आंकड़ों से बहुत कम हैं। कितनी इस तरह की शिकायतें जो मानवाधिकार आयोग है उसके पास रहती हैं, जिसमें कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन ये शिकायतें जाती रहती हैं। हज़ारों लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोगों को इसी तरह से पकड़कर उन्हें पुलिस हिरासत में यातनाएं दी जाती हैं, और इतनी ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है उसमें। पुलिस हिरासत में इन यातना और मौतों के असंख्य मामले होते हैं। असंख्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। छोटी छोटी जगहों पर, थानों से लेकर के पुलिस चौकियों तक ये मामला जो है लगातार चलता रहता है। तो मज़दूरों, किसानों, मेहनतकशों का तो इस किस्म का उत्पीड़न होता ही रहता है। ये तो बहुत ही आम बात है, और हम सब एक तरह से इस लंबे दौर में, दशकों में, जनता ने इसे स्वीकार भी कर लिया कि पुलिस थाने तो हैं ही इसलिए कि लोगों को मारने पीटने के लिए, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मेहनतकश आदमी को, उसको यातनाएं देने के लिए, उसका उत्पीड़न करने के लिए पुलिस थानों की व्यवस्था की गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, सैन्य बलों की व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक बूर्जुआजी के शासक, बूर्जुआजी के वर्ग शत्रुओं की बात है, उनका तो वो बाकायदा उनके बंदोबस्त के लिए तो ये पुलिस और तमाम थानों का ये सब नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें उत्पीड़न होता है सब तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बूर्जुआजी के अपने हिस्से भी इससे अछूते रहते हैं। जैसा कि हमने बताया और लियोन ट्रॉट्स्की को कोट किया कि ट्रॉट्स्की ने कहा कि पिछड़े देशों में बूर्जुआजी जो है वो लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकती, लोकतांत्रिक राज्य नहीं बना सकती। तो यहाँ लोकतांत्रिक राज्य के दावे तो किए जाते हैं। 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो यहाँ शासन स्थापित हुआ, जो सत्ता स्थापित हुई, के बारे में कहा गया कि लोकतांत्रिक सत्ता, लोकतंत्र बन गया, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन ये कैसा लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया जिसने गणराज्य बनते ही 1948 में, अगले साल ही तेलंगाना के अंदर इतना भारी नरमेध रचा, इतना भारी नरसंहार किया, 50,000 से ज़्यादा निर्दोष पुरुषों, औरतों और बच्चों को कत्ल कर डाला। तेलंगाना के अंदर जो किसान विद्रोह था उसे कुचलने के लिए फ़ौज भेजी नेहरू सरकार ने, पटेल ने, और उसमें 50,000 से ज़्यादा औरतों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। तो ये कैसा जो है गणराज्य है, ये कैसा लोकतंत्र है। तो बूर्जुआजी का जो लोकतंत्र है वो इस खून खराबे, हिंसा, मारामारी, उत्पीड़न और दलन के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। और ये बात बहुत स्पष्ट है। ये जो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, और वाम शिविर में भी बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि 1947 में यह लोकतंत्र आया, और वे लोकतंत्र की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा सीपीआई, सीपीएम जैसी पार्टियां जो हैं वो तो लगातार संविधान और बूर्जुआ लोकतंत्र के दीवाने हुए रहते हैं। वो उसके जो है उसकी एक तरह से पूजा करते हैं, उसे पवित्र मानते हैं, और उसके बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, इन बूर्जुआ लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए, इनके महिमा मंडन के लिए वे लगातार दिन रात ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन जब हम वास्तविकता को देखते हैं, ज़मीन पर वास्तविकता को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो लोकतंत्र है, जिसे लोकतंत्र कहा जा रहा है, ये मज़दूरों और किसानों के लिए तो किसी काम का है ही नहीं। उनके ऊपर तो ये दमन और दलन की एक मशीन है ही। लेकिन बूर्जुआजी के भी जो अपने हिस्से हैं, उसके नीचे के हिस्सों की भी आप बात छोड़ दीजिए, मैं उसके बूर्जुआजी के इलीट संस्तरों की बात कर रहा हूँ, उन संस्तरों की बात कर रहा हूँ जो संस्तर शासन और सत्ता संभाले हुए हैं। उनमें भी जिन गुटों के हाथ में सीधी सत्ता रहती है, वो गुट जो है दूसरों का दमन करते हैं। अभी ये हर्ष मंदेर और सोनू सूद पर जो उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, उन पर जो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ रहे हैं, ये इस दमन का हिस्सा हैं, ये इस उत्पीड़न का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा दमन और उत्पीड़न है जो कभी थमता नहीं है, लगातार चलता रहता है। कभी इसका एक शिकार होता है तो कभी दूसरा शिकार होता है। और इसलिए मज़दूरों और किसानों पर उन पर ये लोकतंत्र के नाम पर ये दमन चक्र लादने वाली जो बूर्जुआजी है, उसके अपने हिस्से भी इसका बारी बारी से शिकार होते रहते हैं। तो बूर्जुआजी जो है, जब एक हिस्सा सत्ता में होता है तो वो दूसरे का दमन करता है, जब दूसरा सत्ता में होता है तो वो पहले का दमन करता है। तो बूर्जुआजी किसी भी तरह से पिछड़े देशों में लोकतंत्र नहीं दे सकती,
उस तरह का भी लोकतंत्र नहीं दे सकती जिस तरह का लोकतंत्र उसने उन्नत पूंजीवादी देशों में, अमेरिका या यूरोप में दिया। उस तरह का भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ भी ये जो लोकतंत्र है, वहाँ भी ये फार्सिकल है, वहाँ भी ये झूठा है। ये ना सोचें कि वहाँ कोई आदर्श लोकतंत्र मौजूद है। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के नाम पर किस तरह से वहाँ जो है अधिकारों का हनन होता है लगातार। वहाँ आप देख सकते हैं, अमेरिका का उदाहरण लीजिए तो अमेरिका के अंदर आपने देखा किस तरह से काले लोगों को, उनका 25% आबादी का जो है वो जेलों के अंदर है, उनका भयंकर उत्पीड़न दमन हो रहा है। लेकिन वहाँ ये जो दमन है ये फिर भी इन पिछड़े देशों की बनस्पत जो है बहुत कम है। पिछड़े देशों में तो ये खुल्लम खुल्ला दमन हो रहा है। पिछड़े देशों में तो राजसत्ता जो है वो एक बड़ी आबादी को, आबादी के एक बड़े हिस्से को, उसको लोकतंत्र की सीमा में ही नहीं समझती है। मसलन यहाँ दलितों का मामला ले लीजिए, महिलाओं का मामला ले लीजिए, अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का मामला ले लीजिए, ईसाइयों का मामला ले लीजिए, तो ये सब तो लोकतंत्र की जैसे परिधि में ही नहीं आते। इनके लिए तो लोकतंत्र जैसा कुछ है ही नहीं। इसी तरह से उन्नत पूंजीवादी देशों में भी हम देख सकते हैं कि वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदर्श लोकतंत्र मौजूद है, वहाँ भी इसी तरह से है। वहाँ अगर आप देखेंगे, अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर जिस तरह के काले कानून लाए गए हैं, पेट्रियोट एक्ट लाया गया है, और उस पेट्रियोट एक्ट के तहत पकड़ पकड़ कर लोगों को जो है किस तरह से उनको जेलों में डाल दिया गया है, किस तरह से वहाँ अमेरिका ने जो है किस तरह की प्रिजन्स, अबू गरीब जैसी प्रिजन्स जो हैं, उस तरह के यातना गृह दुनिया भर में स्थापित किए हैं। तो दुनिया भर में जो ये लोकतंत्र की बात करने वाले देश हैं, अमेरिका और यूरोप के देश हैं, वास्तव में ये देश, ये साम्राज्यवादी देश जो हैं, ये दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे हैं। और साम्राज्यवाद के इस पूरे ताने बाने से जुड़ी हुई जो पिछड़े पूंजीवादी देशों की सरकारें हैं, उनमें तो आप पूछिए मत। उनके अंदर तो लोकतंत्र की जो हत्या है वो दिन दहाड़े हम देखते हैं। हम देखते हैं किस तरह से अव्वल तो कानून जैसी किसी चीज़ को यहाँ कुछ समझा नहीं जाता, और जहाँ उसका नाम भी लिया जाता है वो सिर्फ पर्दापोशी के लिए, सिर्फ कुकर्मों को, अपराध कर्मों को ढकने के लिए। तो कानून की आड़ में तमाम तरह की गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, और जहाँ कानून की जो आड़ है वो भी कम पड़ती है तो वहाँ उसे भी उठाकर फेंक दिया जाता है। तब खुल्लम खुल्ला ये सब होता है। आपने देखा किस तरह से मॉब लिंचिंग्स को, आपने देखा कि मॉब लिंचिंग्स में किस तरह से पुलिस जो है वो मामले नहीं दर्ज कर रही थी, किस तरह से कानून की धज्जी उड़ाई गई। कई मॉब लिंचिंग में तो पुलिस तमाशबीन थी और मॉब लिंचिंग का हिस्सा थी। एक वीडियो जो आया उसमें तो हम देख रहे थे कि किस तरह से पुलिस वाले एक आदमी को, अधमरे आदमी को खींच रहे हैं, एक मुस्लिम को, और किस तरह से पीछे जो हिंदू महासभाई हैं, संघी लोग हैं, वो उसे उस पर जो है डंडे मार रहे हैं, उसकी एक तरह से हाफ डेड बॉडी पर, उस अधमरे आदमी पर। तो इस तरह से यहाँ कानून जो है वो अपना काम करता है, संविधान अपना काम करता है, संविधान अपनी ज़बान चलाता है, कानून अपनी ज़बान चलाता है, और उसकी आड़ में, उसके पीछे ये तमाम तरह की जो गैर कानूनी काम है, तमाम तरह के जो अपराध कर्म हैं, ये चलते रहते हैं। और ये तो चलते ही रहते हैं। जो कानून की मशीनरी है वो किस तरह से इन अपराध कर्मों में शामिल रहती है, किस तरह से वो कानून के नाम पर कानून को धता बताती है, उसका बहुत ही सटीक उदाहरण जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। हाश मंदिर के मामले में हमें देखने को मिल रहा है, सोनू सूद के मामले में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ बूर्जुआ जनतंत्र की, बूर्जुआ लोकतंत्र की जो शीर्ष संस्थाएं हैं, प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसी संस्था माना जाता है जो सिर्फ उन मामलों में हस्तक्षेप करता है जो बड़े घोटाले के मामले होते हैं। यहाँ हर्ष मंदिर के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है हर्ष मंदिर के मामले में, और दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर प्रवर्तन निदेशालय बीच में आ गया है, और प्रवर्तन निदेशालय ने चार्ज ले लिया है, ईडी ने चार्ज ले लिया है। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग इस समय मोदी सरकार के ये दो प्रमुख हथियार बने हुए हैं जिससे वो अपने विरोधियों का दमन कर रही है। और ये जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इनकी पूर्व संध्या पर ये जो दमन है ये बहुत ही तेज़ हो गया है, उन्मत्त हो गई है, पागल हो गई है मोदी सरकार जो है। और ख़ास तौर से वो इसलिए पागल हो गई है कि ये जो किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है ये बिल्कुल ज़मीन में लगाया है, उसे धूल में मिला दिया नरेंद्र मोदी की तमाम छवि को। और ये जो मोदी 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 होता था तो वो पूरी तरह से अब मोदी विरोध में बदल गया है, और किसानों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक तरह से शपथ ली है कि वे किसी भी तरह से भाजपा की सरकार को उत्तर प्रदेश में गिराएंगे और पंजाब में नहीं आने देंगे भाजपा को। तो इस सब के चलते मोदी सरकार जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह का
दबाव बना हुआ है और इस दबाव में वो उन्मत्त होकर, पागल होकर अपने विरोधियों पर ये हमले कर रहे हैं और बड़े सोचे समझे ढंग से जो है इन हमलों को कर रही है। चुन चुन कर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। हाश मंदेर और सोनू सूद को इसलिए अभी निशाना बनाया गया ताकि लिबरल बिरादरी के, उदारवादी बिरादरी के जो बाकी के लोग हैं, शेष लोग हैं, वे सामने आने से डरें, मोदी सरकार की खिलाफत से डरें, उसके विरोध से डरें। तो उन्हें मोदी सरकार जो है डराना चाहती है चुनाव की पूर्व संध्या पर, ताकि एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार के खिलाफ बोलने वाले ना मिलें, उसके खिलाफ जो वोकल लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। तो मज़दूरों और किसानों के बीच में उनका तो अभी कोई बड़ा संगठन नहीं है और वो इस समय किसी संगठित ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के अंदर, बूर्जुआ विपक्ष के अंदर जो नरेंद्र मोदी को चुनौती मिल सकती है आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से, उसके खिलाफ मोदी सरकार ने ये बड़ा जो अभियान है, दमनकारी अभियान, उत्पीड़न का अभियान, इसे खोल दिया है। और अपने एक तरह से कहें तो ये जो शिकारी कुत्ते हैं, प्रवर्तन निदेशालय है, आयकर विभाग है, सीबीआई है, अब इनको जो है इस्तेमाल कर रही है। इनको मिसाइल की तरह से मोदी सरकार जो है अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ हमारे समझने के लिए, जो हम क्रांतिकारी लोग हैं, मार्क्सवादी लोग हैं, हमारे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ जिस बूर्जुआ लोकतंत्र की बूर्जुआजी दुहाई देती है और वाम शिविर के अंदर भी उसका एक हिस्सा जो है, जो स्टालिनवादी लोग हैं, माओवादी भी, वो लगातार जो है संविधान की बात करते हैं, यहाँ जनतंत्र को रेस्टोर करने की बात करते हैं, उसे स्थापित और पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, बूर्जुआ जनतांत्रिक संस्थाओं के रक्षण और प्रतिरक्षण की बात करते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि ये जो तमाम संस्थाएं, ये सिर्फ एक वीनियर हैं, एक पर्दा हैं बूर्जुआजी के उस गुंडा राज पर, उसके उस अधिनायकत्व पर, उसकी तानाशाही पर, जिसे हर बार सिर्फ एक क्लिक चलाता है, एक छोटा सा क्लिक चलाता है बैठकर पर्दे के पीछे। और सिर्फ इसका शिकार सिर्फ किसान और मजदूर ही नहीं होते, सिर्फ गरीब लोग, मेहनतकश लोग ही नहीं होते, बल्कि बूर्जुआजी के भी तमाम हिस्से जो हैं वो लगातार इसका शिकार होते रहते हैं। और ये पूरा ताना बाना, ये जो पूरा गुंडा राज है, ये सिर्फ एक छोटे से क्लिक के हाथ में, उस क्लिक के हाथ में जिसमें फौरी तौर पर उस समय सत्ता जिसके हाथ में होती है, तो सिर्फ उसके हाथ में एक हथियार बनकर ये काम करता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह से बूर्जुआ पार्टियों के बीच में जो हेर फेर है, उनके बीच में जो उलट फेर है, उससे स्थिति नहीं बदल सकती। बूर्जुआजी की कोई भी पार्टी, बूर्जुआजी के शासन की कोई भी रूप, कोई भी फॉर्म लोकतंत्र नहीं दे सकती। लोकतंत्र सिर्फ सर्वहारा क्रांति के जरिए स्थापित हो सकता है। सिर्फ मजदूरों और किसानों की सरकार ही एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण कर सकती है जो मजदूरों और किसानों के लिए तो लोकतंत्र हो ही, साथ ही बूर्जुआजी के भी जो निचले स्तर हैं उनके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हो। तो पूरी जनता के लिए अगर कोई लोकतंत्र की व्यवस्था हो सकती है तो वो ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो बूर्जुआजी के इन शीर्ष तत्वों के हाथ में से, उसके उच्चतम संस्तरों के हाथ में से सत्ता को छीन ले और इनके हाथ से जबरन सत्ता को छीनकर इन्हें सत्ता से बाहर खदेड़ कर बाकी जनता के लिए जनवाद की व्यवस्था करे। एक ऐसे जनवाद की व्यवस्था करे जिसका नेतृत्व, जिसका अधिनायकत्व, जिसका आधिपत्य मजदूर वर्ग के हाथ में हो। तो मजदूर वर्ग के आधिपत्य में और मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व में, उसकी तानाशाही में ही यहाँ पूरी मेहनत का जनता का जनतंत्र जो है वो स्थापित हो सकता है और सफल हो सकता है। बूर्जुआजी का कोई भी जनतंत्र, किसी, चाहे उसकी कोई भी फॉर्म हो, वो किसी भी तरह से, उसका कोई भी रूप स्वरूप हो, वो किसी भी तरह से यहाँ जनता के लिए जनतंत्र नहीं हो सकता और ख़ुद बूर्जुआजी के लिए भी वो जनतंत्र नहीं हो सकता। तो यहाँ जनतंत्र जो है पिछड़े पूंजीवादी देशों में वो एक मरीचिका बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक सर्वहारा पूंजीवाद का तख्ता उलटकर सत्ता अपने हाथ में नहीं ले लेता और मजदूर किसानों की सरकार यहाँ स्थापित नहीं कर देता। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ रहने के लिए। हम इस तरह के विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, उन पर प्रकाश डालते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी का जो एनालिसिस है, हमारा जो विश्लेषण है, वो आपके जो बूर्जुआ चैनल्स हैं, तमाम बूर्जुआ चैनल जी टीवी से लेकर एनडीटीवी तक, जिस तरह का विश्लेषण, सतही विश्लेषण वो करते हैं घटनाओं का, हम उससे बिल्कुल अलग हटके मामले की बिल्कुल उसकी परतें उतार कर
उसका मार्क्सवादी ढंग से विश्लेषण करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं, और बार बार आपको पूंजीवाद के इस चौखटे के बाहर ले जाकर हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो पूंजीवाद है ये कुछ नहीं दे सकता, ये लोकतंत्र भी नहीं दे सकता, समाजवाद तो दूर है, बराबरी की बात तो दूर है, ये यहाँ जो न्यूनतम जनवादी अधिकार हैं, जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उन्हें भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये नागरिक स्वतंत्रताएं, ये जनवादी अधिकार भी सिर्फ मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व में पूरी मेहनत कश जनता के शासन के तहत ही ये स्थापित हो सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ रहने के लिए, और लगातार इन विषयों पर हम आपके साथ बात करते रहेंगे। लाल सलाम।